मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा। पीएम मोदी अपने तीसरे टर्म में पहले के 2 टर्म से भी ज्यादा भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्टिव नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ही पीएम मोदी ने कह दिया था कि उनके तीसरे टर्म में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी और अब वही हो रहा है, जिसे देखकर कपिल सिब्बल जैसे विपक्षी नेता और वकील भी तिल मिला गए हैं। राहुल गांधी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। पार्टी की लगातार हार हो रही है तो वहीं ईडी ने गांधी वाड्रा परिवार के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। ईडी ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और रॉबर्ट वाड्रा की चिंता बढ़ा दी है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। ईडी ने यह कार्रवाई राहुल गांधी और सोनिया गांधी से जुड़ी कंपनी एजेएल की 700 करोड़ से अधिक की संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू करने के कुछ दिनों बाद की है। इनमें राष्ट्रीय राजधानी के बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित प्रतिष्ठित हेराल्ड हाउस भी है। ईडी ने कथित नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, सोनिया गांधी के अलावा कांग्रेस ओवरसीज चीफ सैम पित्रोदा के खिलाफ दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में शिकायत दर्ज की है। वहीं चार्जशीट में सुमन दुबे समेत कुछ और नाम भी हैं। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने 9 अप्रैल को दाखिल आरोप पत्र की संज्ञान के महत्वपूर्ण पॉइंट पर पड़ताल की और सुनवाई की अगली तारीख 25 अप्रैल निर्धारित की। उस दिन ईडी और जांच अधिकारी के विशेष वकील कोर्ट के अवलोकन को लेकर केस डायरी भी पेश करेंगे। वहीं ईडी की चार्जशीट पर कांग्रेस भड़क गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि यह प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की ओर से की गई बदले की राजनीति है। जयराम रमेश ने लिखा है कि नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त करना कानून के शासन का मुखौटा पहने हुए राज्य प्रायोजित अपराध है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करना प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की ओर से बदले की राजनीति और धमकी के अलावा कुछ नहीं है। हालांकि कांग्रेस और उनका नेतृत्व चुप नहीं रहेगा, सत्यमेव जयते। वहीं से पहले नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को कब्जे में लेने के ईडी के नोटिस को कपिल सिब्बल ने लोकतंत्र पर हमला बताया था। कपिल सिब्बल ने कहा था कि यह सरकार एजेंसियों का इस्तेमाल कर विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रही है। कहने को देश में लोकतंत्र है, लेकिन देश चल रहा है फादर ऑफ डिक्टेटरशिप से। ये लोग तानाशाही से देश चलाना चाहते हैं। वहीं से पहले आम आदमी पार्टी ने कहा था कि जब दिल्ली के सिटिंग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं तो नेशनल हेराल्ड में राहुल गांधी को क्यों नहीं किया जा रहा है, जबकि पिछले 10 साल से सभी एजेंसी सरकार के पास है। इस वीडियो में और भी खबरों के बारे में बताएंगे। ये भी बताएंगे कि कैसे राहुल गांधी परेशान है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के बारे में भी बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दिल्ली की सत्ता से बाहर होने के बाद आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। कैग रिपोर्ट के बाद शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार के मामले बाहर आ रहे हैं, जिससे आप बीजेपी के निशाने पर है। वहीं इस बार आपके नेताओं की वजह से अरविंद केजरीवाल बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। आप सांसद संजय सिंह से लेकर आतिशी और सौरभ भारद्वाज, आपके तमाम नेता चले थे बीजेपी को घेरने, लेकिन बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को निशाने पर ले लिया है। अरविंद केजरीवाल के अलावा उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी बीजेपी के निशाने पर हैं। दर्शकों, आपको बीजेपी के खिलाफ कोई मुद्दा ही नहीं मिल रहा है। बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली के विकास के लिए दिन रात काम कर रही है। राजधानी में दिन रात विकास के काम हो रहे हैं, नाले बन रहे हैं, यमुना की सफाई हो रही है, राजधानी में क्राइम भी कम हुए हैं। हर क्षेत्र में बीजेपी बेहतर काम कर रही है। ये सब देखकर आपके नेता परेशान है कि अब दिल्ली से परमानेंट उनकी विदाई न हो जाए। अब तो एमसीडी में भी बीजेपी का मेयर बन सकता है। ये सब देख आपके नेता अनर्गल आलाप कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने केजरीवाल की बात याद दिलाकर आपको घेर लिया है। दर्शकों, दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर सियासी हलचल चरम पर है। इस बार तीखी बयानबाजी की वजह से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच तल्खी बढ़ी है। बीजेपी ने आप पर जबरदस्त पलटवार किया है। दरअसल आपने आरोप लगाया था कि सीएम रेखा गुप्ता की जगह उनके पति मनीष गुप्ता उनका कामकाज संभाल रहे हैं। इसी को लेकर आप सांसद संजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा था कि दिल्ली में बीजेपी नहीं, सीएम-पी की सरकार चल रही है। नहीं समझे, सीएम पति। आप लोगों ने अब तक प्रधान पति सुना होगा, दिल्ली में अब सीएम पति हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पति सरकारी अधिकारियों की मीटिंग ले रहे हैं। वहीं आतिशी ने भी सीएम रेखा गुप्ता पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ होगा कि एक महिला मुख्यमंत्री बनी और सारा सरकारी काम उनके पति संभाल रहे हैं। उन्होंने कहा था कि एक मुख्यमंत्री पति का सरकार चलाना बेहद खतरनाक है।
वहीं उनके इस बयान पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पलटवार किया है। उन्होंने मांग की है कि आतिशी सीएम रेखा गुप्ता से माफी मांगे। वहीं वीरेंद्र सचदेवा ने उस समय को याद दिलाया जब अरविंद केजरीवाल के जेल में रहने के दौरान उनकी पत्नी सीएम की कुर्सी पर बैठकर दिल्ली वालों को संबोधित करती थी। इसके साथ ही उन्होंने आतिशी पर कई सवाल दागे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि आतिशी, आपकी ये पोस्ट देखकर आश्चर्यचकित हूं कि एक महिला होते हुए भी आपने अपने खुद के परिश्रम से जन सेवा के संकल्प के साथ डूसू छात्र संघ सचिव से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की यात्रा पूर्ण करने वाली रेखा गुप्ता जी के प्रति अपमानजनक कटाक्ष किया। रेखा जी के पति द्वारा उनका सहयोग करना पूरी तरह से सामान्य है। राजनीति में दैनिक जन समस्याओं का निदान अति आवश्यक है और उसमें जनप्रतिनिधि के परिजनों का, पार्टी पदाधिकारियों का सहयोग करना सामान्य बात है। सचदेवा ने कहा कि चलिए, अगर आपको लगता है कि किसी जनप्रतिनिधि के पति या पत्नी का सहयोग करना लोकतंत्र का अपमान है, तो मेरे कुछ सवालों के जवाब दीजिए। उन्होंने एक के बाद एक कई सवाल करते हुए कहा कि आप एक पूर्णकालिक महिला मुख्यमंत्री बनी थी, तब आपके नेता अरविंद केजरीवाल रोज आपको कार्यवाहक मुख्यमंत्री कहते थे। क्या ये लोकतंत्र का अपमान नहीं था? वीरेंद्र सचदेवा ने यह भी कहा कि आतिशी जी, रेखा गुप्ता एक जन नेता है। अरविंद केजरीवाल की भाषा में कहूं तो आपकी तरह कार्यवाहक अंगूठा मुख्यमंत्री नहीं है। अगर थोड़ी भी राजनीतिक मर्यादा है तो सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट कर रेखा गुप्ता से माफी मांगे। तो देखा आपने कैसे आप नेताओं द्वारा इस मुद्दे को उठाने से बीजेपी ने वो दौर याद दिलाकर आप पर निशाना साधा है जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी। वहीं जब आतिशी सीएम बनी थी तो आपके नेताओं ने उन्हें खराऊ सीएम तक कह दिया था। बीजेपी और पीएम मोदी के आगे विपक्ष की एक नहीं चल रही। विपक्ष के नेता समझ ही नहीं पा रहे हैं कि पीएम मोदी से मुकाबला कैसे करें। विपक्ष के नेता सोच रहे थे कि लोगों को गुमराह करके वो चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी वो पीएम मोदी की विजय का रथ रोक न सके। और अब देश के लोग समझ गए थे कि कैसे विपक्ष ने उन्हें बीजेपी के साथ भड़काया था। तभी तो लोकसभा चुनावों के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई। लोकसभा चुनावों के बाद जो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल ये सोच रहे थे कि अब बीजेपी को हराना आसान होगा, वो अब शायद समझ गए हैं कि बीजेपी तो अब पहले से भी ज्यादा मजबूत स्थिति में है। क्योंकि केंद्र में भले ही बीजेपी खुद के दम पर बहुमत नहीं ला पाई, लेकिन तेवर उसके वही पुराने हैं जैसी मोदी सरकार के पहले 2 टर्म हुआ करते थे। वहीं अब राहुल गांधी हो या फिर अरविंद केजरीवाल, दोनों पीएम मोदी के गढ़ में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के भीतर तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के कट्टर राजनीतिक दुश्मन हैं। नेशनल हेराल्ड का नाम लेकर आम आदमी पार्टी के लोग पूछ रहे हैं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है, तो हेराल्ड मामले में राहुल की गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं हो सकती? वो सलाखों के पीछे क्यों नहीं गए हैं? आम आदमी पार्टी ने इस कद्र का बवाल कटा हुआ है। आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस को खूब राजनीतिक नुकसान पहुंचाया है। पिछले चुनावों में आम आदमी पार्टी की वजह से ही गुजरात में कांग्रेस साफ होती होती बची। कई ऐसी सीटें रही जहां कांग्रेस मात्र इसीलिए हार गई क्योंकि वहां आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही थी। आखिर क्या इस बार गुजरात में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की दोस्ती होगी, या फिर इस बार भी एक दूसरे का वोट ही काटते दिखेंगे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता? दर्शकों, जैसा कि आपको याद ही होगा कि 2024 लोकसभा चुनावों के बाद हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं हो पाया था, तो वहीं इसके बाद हुए दिल्ली चुनावों में दोनों दलों की राहें अलग हो गई थी। वहीं गुजरात में दोनों दलों की दोस्ती की चर्चा शुरू हो गई है। 2027 में गुजरात का गढ़ जीतने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी नूतन गुजरात नूतन कांग्रेस स्लोगन के तहत संगठन को नए सिरे से गढ़ने में जुटे हैं। कांग्रेस के अधिवेशन के बाद एक बार फिर राहुल गांधी गुजरात दौरे पर गए, तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल भी गुजरात को लेकर काफी सीरियस नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी और केजरीवाल को लग रहा है कि पीएम मोदी के घर यानी उनके गृह राज्य गुजरात में अगर वो मजबूत हुए तो उन्हें बीजेपी को काउंटर करने में आसानी होगी। इसीलिए ऐसा लग रहा है जैसे मोदी के गृह राज्य में एंट्री के लिए दोनों ने रेस लगा रखी हो। राहुल गांधी तो इन दिनों गुजरात के चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी साथ ही आम आदमी पार्टी के नेता भी गुजरात पर काफी फोकस कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने मई में संभावित विसावदर विधानसभा के उपचुनावों के लिए शंखनाद कर दिया है। कांग्रेस के अधिवेशन के बाद आम आदमी पार्टी ने 2 बड़े फैसले लिए। पहला, विसावदर में पार्टी सम्मेलन और नए सिरे से लोकसभा प्रभारी नियुक्त करना। विसावदर में आम आदमी पार्टी के सम्मेलन से उत्साहित दिल्ली के पूर्व मंत्री और गुजरात प्रभारी गोपाल राय ने दावा किया कि बीजेपी आने वाले 70 सालों में भी विसावदर सीट नहीं जीत सकती। गुजरात में बीजेपी के दिग्गज नेता रहे केशुभाई पटेल का चुनाव क्षेत्र रहे विसावदर में आखिरी बार कमल 2007 में खिला था।
पिछले चुनावों में आम आदमी पार्टी ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होने के पहले आम आदमी पार्टी ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया को यहां से कैंडिडेट घोषित किया है। इटालिया ने दावा किया कि जब तक अपना नामांकन करेंगे तो गुजरात के इतिहास की सबसे बड़ी रैली के साथ नामांकन करेंगे। कांग्रेस जहां अपने 41 जिला अध्यक्षों के चयन के साथ बदलाव की ओर बढ़ रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने अपनी ताकत विकास दर में झोंक दी है। ऐसे में सवाल यह है कि इस सीट पर क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होगा या फिर दोनों दल उतरेंगे। इस सवाल पर आम आदमी पार्टी नेताओं का कहना है कि पिछले उपचुनावों में पार्टी ने वाव सीट पर अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा था। गेनीबेन के सांसद बनने पर इस सीट में चुनाव हुआ था। ऐसे में चूंकि विवादास्पद सीट आम आदमी पार्टी विधायक के बीजेपी में जाने से खाली हुई है, ऐसे में कांग्रेस को इस सीट पर अपना वादा निभाना चाहिए। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर अभी पत्ते नहीं खोले। सियासी हलकों में चर्चा है कि बीजेपी को मुश्किल में डालने के लिए कांग्रेस हो सकता है कि प्रत्याशी ना उतारे। अगर ऐसा होता है तो फिर से गुजरात के भीतर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आ सकती हैं। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या आप जिसने कांग्रेस को दिल्ली और पंजाब में काफी नुकसान पहुंचाया, उसके साथ राहुल गांधी हाथ मिला पाएंगे। महाराष्ट्र में करारी हार के बाद उद्धव ठाकरे और उनके करीबी नेता संजय राउत समझ गए हैं कि वो गलत ट्रैक पर हैं। उद्धव ठाकरे और संजय राउत को लग रहा है कि कांग्रेस के साथ जाकर वो बीजेपी को सत्ता से दूर रख पाएंगे और सीएम की कुर्सी पर उनकी पार्टी का कब्जा होगा। लेकिन बीजेपी से पंगा लेना उद्धव ठाकरे को भारी पड़ गया है। इस बार के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में मिली करारी हार के बाद भी पार्टी के नेता इस्तीफा देकर भाग रहे हैं। ऐसे में अब संजय राउत बदले बदले से हैं। ऐसा लग रहा है जैसे संजय राउत यू टर्न ले रहे हैं। वक्फ बिल पर भी लोकसभा और राज्यसभा में विरोध करने के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी ने यू टर्न लेते हुए कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे और अब वो नए वक्फ कानून का विरोध भी नहीं करेंगे। संजय राउत ने कहा कि उनके लिए ये चैप्टर अब बंद हो चुका है। वहीं अब उद्धव की पार्टी कांग्रेस को निशाने पर ले रही है और मोदी सरकार की मुरीद हो रही है। दर्शकों, लोकसभा चुनावों के दौरान एक भानुमति का कुनबा जुड़ा और नाम पड़ा इंडिया अलायंस। सभी विपक्षी दल उसमें जुड़ गए इस उम्मीद के साथ कि लड़कर सत्ता में आकर सत्ता सुख का बंटर बाट करेंगे। लेकिन पीएम मोदी के राष्ट्रवादी सोच और विकास के विजन के आगे पूरा विपक्ष ताश के पत्तों की तरह धराशाही हो गया। उसके बाद भी राज्यों में चुनाव हुआ और वहां भी विपक्षी धराशाही हुआ और आपसी जूतम पैजार भी खूब हुई। दिल्ली और हरियाणा चुनाव इसका जीवंत उदाहरण है। समझने वाली बात यह है कि अब महाराष्ट्र में चीजें गड़बड़ होने लगी हैं और एक तरफ शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं उद्धव के संजय राउत बीजेपी सरकार की नीतियों और भ्रष्टाचार पर लिए जा रहे उनके एक्शन की तारीफ कर रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में कांग्रेस ने गुजरात के अहमदाबाद में अधिवेशन किया, जिस पर उद्धव ठाकरे ने सवाल खड़े कर दिए। दरअसल उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी की तरफ से कहा गया है कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन की स्थिति के बारे में बात करनी चाहिए और अहमदाबाद में पार्टी के हालिया अधिवेशन में विपक्षी गठबंधन के बारे में सवालों का जवाब देना चाहिए था। शिवसेना यूबीटी ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय लेख में कहा कि कांग्रेस ने अहमदाबाद के पार्टी अधिवेशन में केवल अपने बारे में बात की और इंडिया गठबंधन कभी भी चर्चा में नहीं था। शिवसेना यूबीटी ने कहा कि लोकसभा चुनावों के बाद इंडी गठबंधन की स्थिति क्या है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस को अपने अहमदाबाद अधिवेशन में इस पर विचार करना चाहिए, तो वहीं संजय राउत पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। दर्शकों, जैसा कि आपको पता ही है, भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी की बेल्जियम में गिरफ्तारी कर ली गई है। चौकसी पंजाब नेशनल बैंक में 13,000 करोड़ रुपए के लोन धोखाधड़ी मामले में आरोपी है और अब उसे भारत लाने के लिए केंद्र सरकार काम कर रही है। इसी मामले में उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी। राउत ने केंद्र सरकार के इस पहल को सही करार दिया। मेहुल चौकसी को लेकर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को धोखा देने की कोशिश की गई है। ऐसे लोग भाग जाते हैं, उसे वापस इंडिया लाकर उसके ऊपर मुकदमा दाखिल करने के बाद उसे सजा होगी। इसका स्वागत होना चाहिए। जनता का पैसा है, सरकार ने पहल की है, अच्छी बात है। समझने की जरूरत यह है कि अगर इसी तरह से विपक्षी दलों के बीच मतभेद बढ़े तो कांग्रेस के मामला और भी खराब हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें